हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोटिवेशन की, जिसे हिंदी में अभिप्रेरणा कहा जाता है। तो आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग मोटिवेशन की वीडियो डालते हैं व्हाट्स यूट्यूब पर, और लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ ऐसी बातें बताई गई होती हैं जो लोगों को कुछ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। किम्बल ने अभिप्रेरणा की परिभाषा दी है कि वह प्रक्रिया जो व्यक्ति के व्यवहार को ऊर्जा और लक्ष्य प्रदान करती है उसे अभिप्रेरणा कहते हैं। गुड के अनुसार अभिप्रेरणा क्रिया को जारी रखने, प्रोत्साहित करने और आगे बढ़ाने के लिए और उसको नियंत्रण करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। डिसिको और कॉफर्ड ने इसके बारे में बताया कि उत्तेजना किसी व्यक्ति के सामान्य जो उसकी स्थिति का वर्णन करती है। इसी के बारे में हैब 1955 ने बताया है कि जो उत्तेजना होती है वो संचालक होती है, निर्देशक नहीं होती। मतलब कोई भी हम कार्य करते हैं उसकी वो संचालक होती है, उसकी निर्देशक नहीं होती, वो दिशा प्रदान नहीं करती है। सेकंड नंबर पे आती है आकांक्षा। तो व्रूम 1964 ने इसके बारे में बताया है कि आकांक्षा वो तात्कालिक विश्वास होते हैं कि किस कार्य को करने पर मुझे क्या उद्देश्य की प्राप्ति होगी। कितने कार्य को करने का हम उद्देश्य बनाते हैं और कितना कार्य हम कर पाते हैं, इन दोनों के बीच के अंतर ही उत्तेजना को उत्पन्न करता है कि व्यक्ति कितना उत्तेजित होगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि आकांक्षा उत्तेजना का स्रोत होती है। तीसरा हम बात करते हैं, इसका तीसरा जो कारक है जो अभिप्रेरणा को प्रभावित करता है वो डिसिको और कॉफोर्ड ने बताया है प्रलोभन या प्रोत्साहन। इसका मतलब ये होता है कि किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए क्या प्रलोभन या क्या प्रोत्साहन मिलेगा, उसके आधार पर ही या उसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो व्यक्ति कितना कार्य करने के लिए तत्पर रहेगा। क्योंकि ये जो प्रलोभन होता है या प्रोत्साहन होता है व्यक्ति के लक्ष्य निर्धारित होते हैं। मीन्स ये लक्ष्य होते हैं कि उसे क्या चाहिए। तो किस व्यक्ति को कितना कोई व्यक्ति कितना कार्य करने के लिए तत्पर रहेगा वह इस बात पर निर्भर करता है कि उस व्यक्ति को किस तरह का प्रलोभन या प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तो इस तरह प्रलोभन व्यक्ति के व्यवहार को बल देता है, और ये प्रलोभन होता है ये बाहरी वातावरण से संबंधित होता है। मीन्स हम जो बाहरी चीज़ें होती हैं वही हमें प्रलोभन दे सकती हैं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, अगर वो पास हो जाएगा तो उसके पेरेंट्स ये कहते हैं कि हम तुम्हें बाइक देंगे या स्कूटी देंगे। तो इस तरह ये बाहरी चीज़ें होती हैं जो बच्चों को या किसी भी व्यक्ति को प्रोत्साहित करती हैं कोई कार्य करने के लिए। तो ये मुख्य थे। इनके अलावा भी कई अदर मोटिवेशन कारक होते हैं जो मोटिवेशन को प्रभावित करते हैं, जैसे कि इमोशनल स्टेट या सामयिक स्थिति। कोई व्यक्ति कितना मोटिवेटेड होगा वो उसकी सामयिक स्थिति पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। नंबर 2, रुचि। कोई व्यक्ति कितना कोई कार्य करने के लिए तत्पर रहेगा वह उसकी रुचि पर भी निर्भर करता है। उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति, हम कहें भी उसे पसंद है क्रिकेट और हम उसे फुटबॉल खेलने के लिए कहें तो वो उसमें रुचि नहीं दिखाएगा और वो उस कार्य को करने के लिए तत्पर नहीं रहेगा। इट मीन्स वो उसमें अपनी अभिप्रेरणा को नहीं प्रदर्शित कर पाएगा। इसमें हम तीसरे नंबर पर कह सकते हैं आवश्यकताएं या नीड्स। आवश्यकताएं किसी भी व्यक्ति की जो होती हैं वो उसकी अभिप्रेत करने के लिए बहुत ज़्यादा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ठीक है, जिस व्यक्ति को कोई आवश्यकता नहीं होगी वो व्यक्ति कोई कार्य करने के लिए प्रोत्साहित नहीं रहेगा या किसी कार्य को करने के लिए वो अभिप्रेरित नहीं रहेगा। नंबर 4 के हम कह सकते हैं कंपटीशन। तो जहाँ पर कंपटीशन होता है वहाँ पर अभिप्रेरणा होती है। उदाहरण के लिए स्कूल्स में बच्चे आपस में जब कंपटीशन करते हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा अभिप्रेरणा की भावना रहती है कि हम दूसरे बच्चे से अच्छे नंबर लाएंगे। 5वें नंबर पर हम कह सकते हैं भय या डर। जब भय या डर की स्थिति होती है तब भी कोई भी व्यक्ति ज़्यादा कार्य करने के लिए अभिप्रेरित रहता है। नेक्स्ट हम कह सकते हैं लेवल ऑफ एस्पिरेशन या आकांक्षा का स्तर। तो कोई व्यक्ति कितना किसी कार्य को करने के लिए आकांक्षित है वो उसकी अभिप्रेरणा को प्रभावित करेगा। देन इवेल्युएशन या मूल्यांकन भी किसी व्यक्ति को अभिप्रेरित करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। क्योंकि जब अगर कोई व्यक्ति हैं अगर उनके किसी कार्य का मूल्यांकन नहीं हो रहा है तो वो किसी कार्य को करने के लिए अभिप्रेरित नहीं रहेंगे। इसलिए चाहे स्कूल हो या कंपनीज हो या कोई और ऑर्गेनाइजेशन हो, उन सभी में हर किसी कार्य का मूल्यांकन किया जाता है ताकि उनकी स्थिति में और ज़्यादा बेहतर स्थिति और ज़्यादा अच्छी की जा सके। ध्यान हम कह सकते हैं परिचर्चा और सम्मेलन, सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस। तो जब कॉन्फ्रेंस या सेमिनार्स वगैरह होते हैं उनमें भी जब बच्चे जाते हैं या कोई भी व्यक्ति जाता है तो वहाँ पर वो नई नई चीज़ें सीखता है और उनसे वो अभिप्रेरित रहता है और अच्छा करने के लिए। ध्यान हम इसमें लास्ट में कह सकते हैं पुरस्कार या दंड।
तो पुरस्कार या दंड भी हमारी अभिप्रेरणा की स्थिति को बहुत ज़्यादा बेहतर या हम कहें उसे प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति को किसी का अच्छा कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, मीन्स उसे पुरस्कार दिया जाता है, तो वह उस कार्य को करने के लिए बहुत ज़्यादा अभिप्रेरित रहता है। और इसके विपरीत ही अगर कोई व्यक्ति या बच्चा कोई गलत व्यवहार करता है और उसके लिए उसे दंड दिया जाता है, तब वह व्यक्ति उस कार्य को करने के लिए कतई भी अभिप्रेरणा नहीं दिखाएगा। मीन्स वो उसका जो व्यवहार है वो उसे चेंज करने की पूरी कोशिश करता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो मोटिवेशन है उसके बहुत सारे कारक हैं। जो डिसिको और कॉफोर्ड ने 3 कारक बताए, उनके अलावा भी कई सारे कारक हैं। आप इस तरह इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। तो ये आज का क्वेश्चन था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।